अपने हौसले को मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। और मैथ्स में हौसला बढ़ता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से। तो फिर रेडी हो जाइए नोटबुक और पेन लेकर मेरे साथ अपने दिल से मैथ्स का डर भगाने के लिए। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मार्च 2018 का पेपर। 80 मार्क्स का ये पेपर 3 आवर्स का है। इस पेपर में एक एक नंबर के 16 क्वेश्चंस हैं और 6 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं, 8 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के और 4 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हैं। सबसे पहले हम एक एक नंबर वाले 16 क्वेश्चंस करेंगे। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एन इर्रेशनल नंबर। इन नंबर्स में से हमें अपरिमेय संख्या बतानी है। फर्स्ट है √16, 16 का वर्गमूल 4 होता है। बी √36, 36 का √6 होता है। √48, अभी इसे छोड़ दीजिए। डी पार्ट में √64 है और 64 का √8 होता है। यानी ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, यानी रेशनल नंबर्स हैं। तो जो नंबर बच गया √48, ये अपरिमेय संख्या है। तो C is true. Now second part, the value of 36 raised to power 1/2 will be 36 की घात 1/2। इसका हल क्या होगा? 36 को आप क्या लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर ऐसे, और 1/2 एज इट इज। ब्रैकेट का मतलब 1/2 होता है। इस ब्रैकेट का मतलब 1/2 होता है, यानी 2 × 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 6। सो ए इज करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस इज ए पोलिनोमियल। हमें बताना है कि निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में से कौन सा एक बहुपद है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होता है। बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसकी पावर ना तो माइनस की होती है और ना ही अटे बटे की, यानी फ्रैक्शन में। ए पार्ट में देखिए, x² + 5x + 6, क्या ये एक बहुपद है? अभी हम चेक करते हैं। पहले आप बाकी के पार्ट्स देखिए। y + 1/2y, इस 1/2y को आप क्या लिख सकते हैं? 1/2 एज इट इज। ये y न्यूमरेटर में आकर ऐसे लिखा जाएगा और यहां पर इसकी घात क्या हो गई? माइनस की। लेकिन बहुपद में कभी भी पावर माइनस की नहीं होती, यानी ये तो बहुपद नहीं है। सी 5√t + 3, √t का क्या मतलब होता है? t की पावर 1/2, वर्गमूल का मतलब 1/2 घात होती है, +3। यहां भी t की घात 1/2 है, लेकिन बहुपद में चर की घात कभी भी फ्रैक्शन में और नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। डी पार्ट में लिखा है 1/5x + 3, यहां भी x डिनोमिनेटर में है, इसलिए ये भी एक बहुपद नहीं है। तो ए इज करेक्ट आंसर। बहुपद चेक करते वक्त आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, XYZ या जो भी यहाँ इंग्लिश में बीजीय व्यंजक होते हैं XYZ, उनकी पावर ना तो माइनस की होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शन की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि √5t + 3, क्या ये एक बहुपद है? यस, ये एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ इसकी घात देखनी है। इसकी घात क्या है? 1। 5 के ऊपर आप वर्गमूल लगा सकते हैं, आप 3 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, साथ में x + 7, ये भी एक बहुपद है। जो कंडीशन लगी है वो सिर्फ
इनके ऊपर है कि इनकी घात ना तो अटे बटे की होनी चाहिए और ना ही माइनस की होनी चाहिए। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, द जीरो ऑफ पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। हमें इस बहुपद का शून्यक बताना है। बहुपद का शून्यक बताने के लिए आप बहुपद को 0 के बराबर लिख दीजिए, दिस इज इक्वल टू 0, प्लस का 5 राइट साइड आकर माइनस में चेंज हो जाएगा और गुणा वाले नंबर दूसरी साइड जाकर भाग में चेंज हो जाते हैं, इसलिए शून्यक की वैल्यू है -5/2। सो बी इज करेक्ट आंसर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, राइट इक्वेशन दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस। इस इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है और इंडिकेट द वैल्यू ऑफ c। 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y, प्लस का 4 राइट साइड आकर माइनस में चेंज हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। जब आप इस इक्वेशन का कंपैरिजन ax प्लस बी वाई प्लस सी से करेंगे तब c की वैल्यू -4, यहां आपसे c की वैल्यू पूछी गई है और c की वैल्यू कितनी आ गई -4। सो डी इज करेक्ट आंसर। अगर इस क्वेश्चन में a की वैल्यू पूछी जाती तो 5, b की वैल्यू पूछी जाती तो -3। वैल्यू को हमेशा उसके साइन के साथ लिखा जाता है। ओके, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, what is the name of each part of the plane formed by horizontal and the vertical lines in the Cartesian plane? कार्तीय तल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखना है, यानी आपको ये बताना है कि इन्हें क्या कहते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ऐसा करने से जो ये चार भाग बनते हैं इनको हम कहते हैं चतुर्थांश, यानी क्वाड्रेंट्स। आपसे नाम पूछा गया था तो ये नाम आप लिखेंगे। नाउ सेवंथ पार्ट, व्हाट इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड? यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा आपको बतानी है। यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा थी एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, यानी a terminated line can be produced indefinitely। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। आपको सिर्फ ये अभिधारणा लिखनी है। यानी ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely। बस यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा, सिर्फ आपको ये एक लाइन लिखनी है इसमें। नाउ सेवंथ पार्ट, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट गिवन पॉइंट्स? दो अलग अलग पॉइंट्स गिवन है और इन दो पॉइंट से पास होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अब बताइए, जब आप इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे तो यहां तो सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, ए यूनिक, यानी एक अद्वितीय। ओके, नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, देन दीज आर कॉल्ड एज। दो कोणों का योग 180 डिग्री है, तब हम इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी संपूरक कोण। जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है उन दो कोणों को संपूरक कोण कहते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ 10th क्वेश्चन, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। लिखा है टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल।
of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle. Which rule of congruence it is? दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण का मतलब होता है, जैसे अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के कॉन्ग्रुएंट है, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के, और अंतर्गत कोण यानी जो कोण इन्हीं दोनों भुजाओं ने बनाया है, ये वाला कोण अगर इस कोण के बराबर हो जाए तो आपको बताना है कि कौन सा रूल अप्लाई हुआ। भुजा को क्या कहते हैं? साइड। एंगल को क्या कहते हैं? ए। और ये अगेन भुजा एस। रूल लगेगा एस ए एस। तो सी इज करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ये 11th पार्ट है फर्स्ट का। द एल्टीट्यूड एंड बेस ऑफ ए ट्रायंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन इट्स एरिया विल बी। एक त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, आधार 3 सेंटीमीटर दे रखा है और हमें बताना है क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या रूल होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 ऐसे कैसे लिखेंगे? आधार की वैल्यू 3 है और ऊंचाई की वैल्यू 8 है। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और 4 तिये 12। क्योंकि एरिया यानी क्षेत्रफल आपने फाइंड किया है इसलिए इकाई में वर्ग सेंटीमीटर लगेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। यहां दो ऑप्शन है, एक 12 सेंटीमीटर, एक 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। कई बार बच्चे जल्दबाजी में इस पर टिक कर देंगे जो कि गलत होगा। सही आंसर है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये स्क्वायर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर द शेडेड पार्ट ऑफ द सर्कल इज नोन एज। इस शेडेड पार्ट का क्या नाम है? ध्यान से देखिए, सर्कल में इसको कहते हैं जीवा। जीवा यानी कोर्ड। और जब भी एक कोर्ड यानी जीवा एक वृत्त को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है तब उसका नाम होता है सेगमेंट। सेगमेंट यानी वृत्तखंड, वृत्त के टुकड़े, वृत्तखंड, वृत्त के टुकड़े। एक पार्ट ये बन गया और एक पार्ट ये बन गया। छोटे टुकड़े को लघु वृत्तखंड कह देते हैं यानी माइनर सेगमेंट, और बड़े टुकड़े को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं यानी मेजर सेगमेंट। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपसे शेडेड एरिया ये वाला गिवन है, तो इसका आंसर क्या होगा? लघु वृत्तखंड यानी माइनर सेगमेंट। और ये जो त्रिज्या खंड वाला पोर्शन है ये क्या होता है? देखिए, ये सर्कल, ये उसका सेंटर, और अगर 2 त्रिज्याएं ऐसे आ जाएं तब भी सर्कल 2 पार्ट्स में बंटता है। एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला। इसको कहा जाता है लघु त्रिज्याखंड यानी माइनर सेक्टर। आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि अगर वृत्त को बांटने वाली त्रिज्या है तो उसे त्रिज्याखंड कहते हैं, और अगर उसे जीवा ने बांटा है तो उसे वृत्तखंड कहते हैं। छोटा टुकड़ा माइनर होता है और बड़े टुकड़े को मेजर कहते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घन का किनारा 12 सेंटीमीटर है, हमें इसका आयतन बताना है, यानी एज ऑफ क्यूब 12 सेंटीमीटर, साइड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम यानी आयतन। एक घन की वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड, या अगर साइड को ए माने, अगर आप इसे भुजा ए लिखेंगे तो ए इंटू ए, साइड का क्यूब, या फिर आप इसे ए का क्यूब भी लिख सकते हैं। अगर आप ए इंटू ए लिखेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब। आयतन के लिए 12 इंटू 12 इंटू 12, इन तीनों संख्याओं की आपको मल्टीप्लाई करनी है, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे
12 12 जा 144। अब इसकी 12 से मल्टीप्लाई 1728 आएगी। क्योंकि आपने आयतन यानी वॉल्यूम को ढूंढा है और वॉल्यूम की यूनिट, वॉल्यूम की इकाई क्यूब में होती है, पावर 3 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो आंसर विल बी 1728 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहां पर भी दो वैल्यूज गिवन है, 1728 क्यूबिक सेंटीमीटर और स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपने वॉल्यूम कैलकुलेट की है इसलिए पावर 3 आएगी। तो ए इज करेक्ट आंसर। Now 14 question. The surface area of sphere with diameter 14 centimeter will be. हमें बताना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या होती है व्यास का आधा। 14 का हाफ कितना होता है? 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या रूल होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस को 2 बार लिखना है यानी त्रिज्या 7 × 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 4 और 22 की मल्टीप्लाई 88। अब जब आप इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 616। अगेन आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपने क्षेत्रफल निकाला है तो इकाई क्या आएगी? वर्ग सेंटीमीटर। 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो डी इज करेक्ट आंसर। नाउ 15 क्वेश्चन। व्हेन ए कॉइन टॉस्ड वंस, एक सिक्के को जब एक बार उछाला जाता है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। जब आप एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो दो ही चॉइस होती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्वेश्चन में आपसे टेल की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता पूछी गई है यानी PT। क्योंकि आपके पास टोटल सिर्फ 2 चॉइस हैं और आपके फेवर में एक ही चॉइस है, टेल ही तो चाहिए 1/2। तो रिक्वायर्ड आंसर इज 1/2, इसलिए ए इज करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड? नाउ 16 क्वेश्चन है ये। एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस थे उनमें ये लास्ट क्वेश्चन है। इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स, शी प्लेज 30 बॉल्स, 30 गेंदें जो खेली गई उसमें 6 बार चौका मारा गया। हमें बताना है कि चौका मारने की क्या प्रायिकता होगी। अगेन प्रायिकता के सभी क्वेश्चंस में टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है और जो केसेस आपके फेवर में होते हैं जिसका आपको आंसर निकालना होता है वो न्यूमरेटर में। अब चौका मारने की प्रायिकता बतानी है। चौका कितनी बार मारा गया? 6 बार, यानी 6 ऊपर आएगा और टोटल बॉल्स 30 डिनोमिनेटर में। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, यानी आंसर इज 1/5। तो सी इज करेक्ट आंसर। और इसी के साथ सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। नाउ सेक्शन बी। राइट दिस इन एक्सपेंडेड फॉर्म। x - 2/3y के होल क्यूब को एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी यहां आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। x - 2/3y का होल क्यूब, यहां रूल अप्लाई होगा a - b का क्यूब। ये रूल होता है a क्यूब - b क्यूब -3ab इंटू a - b। ओके, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट हटाने के लिए 3ab की मल्टीप्लाई a से कर दीजिए। a का स्क्वायर हो जाएगा 3 और b ऐसे कैसे, माइनस माइनस प्लस 3a एज इट इज। b जब b से मल्टीप्लाई होगा तो b का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये रूल आपको अपनी स्टेटमेंट में अप्लाई करना है। a के प्लेस पर x है और b के प्लेस पर 2/3y। तो x - 2/3y का होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 2/3y का होल क्यूब -3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, x का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे और b एज इट इज, यानी 2/3y एज इट इज प्लस 3 a का मतलब
फर्स्ट टर्म अब आपको एज इट इज लिखनी है, और b के स्क्वायर का मतलब है 2/3y का होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड? सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे। 2 का क्यूब 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 का क्यूब 3 तिये 9 तिये 27, ऐसे y क्यूब। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 को आप पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर y। अगेन ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहां पर स्क्वायर है तो पहले आपको इसे ऐसे लिखना पड़ेगा 3x इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर। अब ये 3 9 को कैंसिल करके यहां सिर्फ 3 बचाएगा और वैल्यू आएगी 4/3 x y स्क्वायर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टैंड? अगर आपको ये रूल पता है तो आप बड़े आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा लिखिए। समांतर रेखाएं और रेखाखंड यानी पैरेलल लाइंस और लाइन सेगमेंट, हमें ये परिभाषा बतानी है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? वे रेखाएं जो दोनों तरफ बढ़ाए जाने पर किसी बिंदु पर नहीं मिलती। दो लाइन है, किसी साइड आप इंक्रीज कर लीजिए, वो किसी भी पॉइंट पर कभी भी नहीं मिलेंगी, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। इनके बीच की ये दूरी हमेशा समान रहेगी। ओके, तो डेफिनेशन लिखने के लिए आप इसे ऐसे लिखेंगे, समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो दोनों ओर बढ़ाए जाने पर किसी बिंदु पर ना मिले, किसी बिंदु पर ना मिले उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। ये परिभाषा आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगर आप इसे इंग्लिश में लिखें तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, टू लाइन्स, इनफैक्ट टू स्ट्रेट लाइन्स, टू स्ट्रेट लाइन्स which have no point in common, which have no point in common are said to be parallel to each other. ओके, समांतर रेखाओं की यह परिभाषा है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 नंबर की परिभाषा लिखने के लिए आपको एक लाइन तो लिखनी ही है। वे रेखाएं जो दोनों तरफ बढ़ाए जाने पर किसी बिंदु पर न मिले उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। और रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड, रेखाखंड का मतलब होता है रेखा का टुकड़ा। रेखा का टुकड़ा मतलब रेखा के उस भाग को जिसके 2 अंत बिंदु हैं उसे हम रेखाखंड कहते हैं। रेखा के उस भाग को जिसके 2 अंत बिंदु हैं, जिसके 2 अंत बिंदु हैं, उसे रेखाखंड कहते हैं। उसे रेखाखंड कहते हैं। ओके, ए लाइन with 2 end points is called line segment.
यानी ये रेखा है, इसके दो एंड पॉइंट, रेखा का ये टुकड़ा हो गया ए बी, ए बी को लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड कहेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसके विकर्ण भी बराबर दे दिए। इन सभी बातों का यूज करते हुए हमें यह बताना है कि वो एक आयत बनेगी, और आयत बनाने के लिए आपको उसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री दिखा देना है, उससे समांतर चतुर्भुज आयत बन जाएगी। देखिए कैसे। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में लिखा जाता है दिया है, यानी गिवन। क्या दिया है? ए बी सी डी, हमने नाम दे दिया ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब क्योंकि विकर्ण बराबर दे रखे हैं तो विकर्ण भी बराबर आपको लिखने पड़ेंगे, दिया है में। विकर्ण क्या होते हैं? ए को सी से मिलाइए, डी और बी को मिलाइए, इन्हें विकर्ण कहते हैं। और ए सी बराबर बी डी समांतर चतुर्भुज है, विकर्ण बराबर हो गए। हमें यह सिद्ध करना है, यानी साध्य सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी एक आयत है। ओके, और अब हम लिखते हैं इसका प्रमाण। थ्योरम यानी प्रमेय जो होती हैं उन्हें लिखने का यही तरीका होता है। सबसे पहले आप दिया है लिखिए, फिर सिद्ध करना है, उसके बाद प्रमाण। अगर रचना आती है तो वो प्रमाण से पहले लिखी जाती है। इस त्रिभुज में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में देखिए, हम आयत बनाने के लिए इस कोण को 90 डिग्री प्रूव करने वाले हैं। कैसे प्रूव करेंगे? इस त्रिभुज में ए बी सी में और बी ए डी में, इस वाली त्रिभुज में कंप्लीट हम इन्हें सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे और फिर उसके बाद रिजल्ट लगा देंगे। देखिए कैसे। ए बी बराबर ए बी कॉमन, कॉमन यानी उभयनिष्ठ। ये वाली भुजा इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। ए सी बराबर बी डी दे रखा है, दिया है। और ए डी बराबर बी सी, ए डी भुजा बी सी भुजा के बराबर है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ओके, तीन बातें इक्वल आ गई। इट मीन्स ये दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम हो गई, यानी कॉन्ग्रुएंट। आप क्या लिख सकते हैं? अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए डी के। रूल कौन सा लग गया? एस एस एस, भुजा 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 सर्वांग समता नियम से। और जब भी दो त्रिभुजें सर्वांगसम होती हैं तो उनके बाकी के पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। अब हम क्या लिखेंगे? इसे बना दीजिए, इसे बनाएंगे कोण 1। ये मैं दोबारा से बना देती हूँ, ये वाली चतुर्भुज। देखिए, इस कंप्लीट कोण को 1 बना दीजिए और इसे बनाएंगे 2, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में ये रेखाएं समांतर हैं। आप लिखेंगे ए डी समांतर है बी सी के, ये लाइन इसके समांतर है। और ए बी क्या है? तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। ए बी तिर्यक रेखा है। तो क्या होना चाहिए? जब भी दो रेखाएं समांतर हो और एक लाइन उन्हें काटती हो तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन हम क्या सिद्ध करके आ चुके हैं
कि ये दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम है, यहां आप लिख सकते हैं कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। लेकिन 1 + 2 180 डिग्री, एंगल 2 के प्लेस पर आप यहाँ एंगल 1 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं इसलिए दोनों जगह एंगल 1 लिख लीजिए, या फिर दोनों जगह आप एंगल 2 भी लिख सकते हैं। एंगल 1 + एंगल 1 ट्वाइस एंगल 1 = 180 डिग्री। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं और 180 का हाफ कितना होगा, 90 डिग्री। यानी ये एंगल 1 ऐसे है स्ट्रेट 90 डिग्री, और अगर ये 90 डिग्री है तो एंगल 2 भी कितना होगा, 90 डिग्री आ जाएगा। और अगर ये 90 डिग्री है तो ये एक आयत बन जाएगी। अतः ABCD एक आयत है। ओके। समांतर चतुर्भुज में अगर आप सिर्फ एक कोण को 90 डिग्री दिखा देते हैं तो वो एक आयत बन जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट द एंगल 15 डिग्री। 15 डिग्री का कोण बनाना है। बिल्कुल आसान काम है। एक लाइन लीजिए, यहां पर है, यहां कंपास रखकर एक आर्क लगाइए। पहली आर्क लगेगी 60 डिग्री की, और इस 60 वाली डिग्री को जब आप यहां कंपास रख के ये आर्क लगाएंगे, इसे थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज कर दीजिए। फिर यहां कंपास रखिए और एक आर्क लगाइए। जैसे ही आप इन्हें मिलाएंगे तो ये एंगल बनेगा 30 डिग्री का, क्योंकि 60 का हाफ 30 होता है। लेकिन हमसे पूछा गया है 15 डिग्री, यानी अब आपको इस 30 डिग्री का भी हाफ करना है। और इसका हाफ कैसे होगा, यहां कंपास रखी, एक आर्क लगी, फिर इस 30 डिग्री पर आपको कंपास रखनी है और इस पहले वाली आर्क को कट करना है। और जैसे ही आप इसे मिलाएंगे ये एंगल 15 डिग्री का बन जाएगा। ओके, तो इसमें बस आपको सिर्फ ये बनाना ही है। अगर आप इसकी रचना लिखना चाहें तो बड़े आराम से लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। यानी 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। हमें बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। व्यास तो तब पता चलेगा जब आपके पास त्रिज्या होगी। त्रिज्या का डबल कर दोगे तो व्यास आ जाएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमारे पास 88 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr(h) इज इक्वल एज इट इज, और यहां से 88। बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो h की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस पता नहीं है, h पता है 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 88। अब यहां से r की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको r के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको यहां से हटाना पड़ेगा। 2 22/7 और 14, देखिए कैसे हटेंगे ये। डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में 2, 22 और 14 ये सभी डिवाइड में आ जाएंगे ऐसे। 22 4 22 चौके 88, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, और इससे ये 7 पर कैंसिल हो जाएगा, 7 भी कट गया। ये तो सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, यानी रेडियस क्या आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, व्यास, डायमीटर। डायमीटर के लिए आपको त्रिज्या का डबल करना है, 2 × 1, और 2 × 1 की क्या वैल्यू होगी, 2 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
40 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है, दशमलव ये है 40 दशमलव स्थानों तक, ऐसे पाई की वैल्यू दे रखी है। दशमलव बिंदु के बाद जाने वाले 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बंटन बनाइए। यानी पाई की वैल्यू दे रखी है और आपको बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बारंबारता बंटन। और बारंबारता बंटन कैसे बनाते हैं, इसके लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी। यहां लिखिए अंक, अंक को कहते हैं डिजिट, फिर आ जाएगा मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। टेबल बनाने के लिए मिलान चिन्ह की जरूरत पड़ेगी, इसको कहते हैं टैली मार्क। और फिर है बारंबारता, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। अब दशमलव के बाद इसमें 0 भी है, 1 2 3 4 सारे नंबर हैं, लेकिन उनकी कोई सिमेट्री नहीं है, तो आपको वो सारे अंक यहां लिखने हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब आपको ये गिनना है कि इसमें 0 कितनी बार है। अब इसमें 0 मुझे दिखाई दे रहा है सिर्फ एक बार, ये मैंने इसे काट दिया, 0 एक बार है। ओके, अब हमें 1 को चेक करना है, 1 कितनी बार है, 1 2। आप निशान लगा सकते हैं यहाँ कि 2 बार आप 1 लिख चुके हैं, ये तीसरा और ये चौथा, ऐसे 1 आया है 4 टाइम्स। अब हम 2 को गिनते हैं, 1 2, साथ साथ निशान लगाते जाएंगे, जितने 2 हमें मिले उतने निशान। एक और 2 मिल गया, फिर एक और 2 है हमारे पास, एक 2 और है, ऐसे। सिमिलरली हम 3 को गिनेंगे, 4 को, 5 को, ऐसे चलते चलते हमें 9 तक ये सभी काउंट करने हैं कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है। और उसके बाद जैसे ही कोई संख्या, जैसे अगर हम 3 को गिनते हैं तो वो हमें 2 हमारा कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है। तो 5 को ऐसे नहीं लिखा जाता, 5 को लिखा जाता है 4 निशान ऐसे और फिर एक 5 ऐसे। मिलान चिन्ह में 4 से ज्यादा खड़ी लाइनें नहीं आती, 4 लाइन लिखने के बाद जो 5वीं लाइन है वो कट होके आती है। ओके, तो 0 है यहां पर एक बार, 1 है यहां 4 बार और 2 है 5 बार। मुझे 2 में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, 1 2 3 4 5, चलो ठीक है, 2 तो 5 बार ही है। ऐसे ही हम अब 3 को गिनते हैं कि 3 कितनी बार है। डेसिमल से पहले वाला 3 आपको काउंट नहीं करना, बाद वाले 3 गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 6 बार है। 6 बार है तो आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, 5 को ऐसे लगाइए और 6 को ऐसे। जब आप 4 को गिनेंगे, 4 को गिनने के लिए 1 2 3 4, 4 बार आया है तो बस 4 लाइन आपको ऐसे लगानी है और ये ऐसे लिखा जाएगा। सिमिलरली ये सभी आप काउंट कर लेंगे और यहां लिख देंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो भी बारंबारता आएगी उन सभी का जो सम है, ये सब का सम 40 होना चाहिए एग्जैक्ट, ना 40 से ज्यादा और ना 40 से कम। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या कोई संख्या आपने गलत लिख ली है, तो उसके लिए आप इन सभी का टोटल कर लेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। ओके, डू योरसेल्फ। नाउ सेक्शन सी, हमने 2 सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरे सेक्शन में 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, 1/7 + 3√2 रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हर का परिमेयकरण करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, बीच वाले नंबर का साइन चेंज कीजिए, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा। 7 - 3√2 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। इस नंबर की 1 से मल्टीप्लाई एज इट इज,
ये नंबर आ गया 7 माइनस 3√2 और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी का क्या रूल होता है? a प्लस बी a माइनस का रूल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। ऐसे ये नंबर तो आप ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन 7 के स्क्वायर 7 का वर्ग 7 सत्ते 49 होता है और 3 वर्गमूल 2 की 3 वर्गमूल 2 से ही गुणा कैसे करेंगे आप? 3 वर्गमूल 2 गुणा 3 वर्गमूल 2 क्या आएगा? देखिए 3 तिया 9, वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 से गुणा क्या होती है? 2, वर्गमूल हट जाता है और 9 दूनी 18, 49 में से आपको 18 घटाना है। अंश यूं का यूं लिखा जाएगा, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये इस सवाल का आंसर आ गया। 4 नंबर का सवाल है और 4 लाइन भी इसमें ठीक से नहीं बनती, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। जो फॉर्मूला भी यहाँ लिखा था वो भी आपको साइड में पेपर में लिख कर आना है, फॉर्मूले का भी 1 नंबर मिलेगा आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन के 4 अलग अलग आंसर बताने हैं आपको। तो 4 आंसर कैसे बताए जाते हैं? सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अपनी तरफ से x या y किसी एक की वैल्यू पुट करते जाइए, दूसरे की वैल्यू कैलकुलेट करते जाइए, बन जाएंगे 4 आंसर। देखिए कैसे, y बराबर 0 रखने पर पुट y बराबर 0, y को अब आप 0 लिखेंगे, x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 6। किसी भी नंबर की 0 से गुणा 0 होती है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 6। 4 सॉल्यूशंस बताने हमें। जब x की वैल्यू 6 है तब y की वैल्यू 0 है। ये है पहला आंसर, हमने साइड में लिख दिया। अब हम y को पुट करते हैं 1, 1, y के प्लेस पर 1 लिखना है, बाकी किसी को कुछ नहीं कहना। x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, 2 1 जा 2, प्लस का 2 राइट साइड जाकर माइनस का, और 6 माइनस 2 की वैल्यू 4, यानी x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और बाद में y की। नाउ पुट y इज इक्वल टू 2। अब y के प्लेस पर यहां आपको 2 पुट करना है। ये वाली टर्म एज इट इज x प्लस 2, y के प्लेस पर 2 लिखिए इज इक्वल 6 एज इट इज। 2 2 जा 4, प्लस का 4 उधर जाकर माइनस का, और 6 माइनस 4 की वैल्यू 2, यानी x जब 2 है तो y भी 2 है। 2 2। फोर्थ आंसर के लिए आपको y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 3, यानी x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। बताइए अब, 2 3 जा 6, प्लस का 6 राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा, और 6 माइनस 6 की वैल्यू 0, यानी जब x 0 y 3। इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन क्या होगी? तो 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस आर, ये आपको लास्ट में बताना है कि ये 4 अलग अलग हल हैं इस समीकरण के। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। प्लॉट द फॉलोइंग ordered pairs x y of numbers as points in the Cartesian plane। कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में इन्हें आलेखित करना है। ये तीनों ही सवाल 4 नंबर के हैं और बहुत ही आसान है, यानी यहां से आप 12 नंबर बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। कार्तीय तल में ये बिंदु आलेखित करने के लिए आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस। एक्स की वैल्यूज 1 2 3 और इधर -1 -2 -3, और y की वैल्यूज के लिए -1, y के माइनस के निशान नीचे की तरफ होते हैं, -1 -2 -3, और y के प्लस के निशान ऊपर की तरफ होते हैं, 1 2 3
4 5 6 7, ये सारे निशान आपके इक्वल होने चाहिए। मेरे ये थोड़े से अलग हो गए, शायद आपको ऊपर वाला बोर्ड दिखाई ना दे। देखिए कैसे पॉइंट्स बनाते कैसे हैं, बस ये सीख लीजिए। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -3। x माइनस यहाँ है, x की वैल्यू -2 यानी ये वाला पॉइंट है, और y की वैल्यू -3 यानी ये वाला। यहां से आप अपना स्केल रख के ऐसे डॉटेड लाइन बनाएंगे, और ये जो पॉइंट आएगा इसका नाम आप लिख दीजिए a -2 -3। यहाँ x -2 है और y की वैल्यू -3 है। सेकेंड पॉइंट ड्रॉ करने के लिए x -3 चाहिए और y 7। x का -3 कहाँ है, ये, और y का 7 कहाँ होगा, ऊपर। तो 3 से आपके निशान ऐसे चलेगा, और y 7 जहां भी है वहां जाके आपका पॉइंट मिल जाएगा p। इसका नाम लिखिए -3 7। अंडरस्टैंड। थर्ड पॉइंट है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। x3 यहां पर है और y का -1 यहां, यानी लाइन यहां से चलेगी अब की बार और ऐसे मिलेगी। इस पॉइंट का नाम लिख दीजिए C3 -1। नाउ लास्ट पॉइंट जो आपको बनाना है x0 और y की वैल्यू -1.5। x0 का ये मतलब है आपको x देखना ही नहीं, y का -1.5 कहाँ होगा, ये y एक्सिस है, यहां पर y डैश होता है, यहां y है, माइनस का 1.5 -1 और -2 के बीच में होगा, यानी ये, इसे, इस पॉइंट का नाम आप लिखेंगे D, और यहां पर x तो 0 है लेकिन y माइनस का 1.5 है। अंडरस्टैंड, ये -1.5। और बस सिर्फ इन लाइंस को ड्रॉ करके अगर आप ये पॉइंट्स अच्छे से प्लॉट कर देते हैं और आपको कुछ भी नहीं करना, 4 नंबर बिल्कुल फ्री के ले जाएंगे आप इतने आसान काम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। ये डायग्राम गिवन है, ए बी सी डी के पैरेलल और सी डी ई एफ के पैरेलल है। ई ए परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। एंगल बी ई एफ की वैल्यू 55 गिवन है। एक्स वाई और जेड की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन मार्च 2016 में भी आया हुआ है, जिसकी वीडियो मैं बना चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। सेम क्वेश्चन रिपीट है 2016 में और इस पेपर में भी। अब देखिए, हमें एंगल एक्स वाई और जेड फाइंड करने हैं। जब भी दो रेखाएं समांतर होती हैं और एक ट्रांसवर्सल यानी एक तिर्यक रेखा उन्हें काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंदर के कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, यानी 55 प्लस वाई, वाई प्लस 55 की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री। प्लस के नंबर राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएंगे, और 180 माइनस 55 की वैल्यू 125, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 125। एक एंगल की वैल्यू आने के बाद अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए, अगर आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर मतलब होता है तरफ, अगर एक मात्रा लग जाए तो एक ही ओर बने अंतःकोण। अब अगर दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा ने उन्हें काट दिया, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। देखिए, पहले वाला कोण अंदर की तरफ था, अब समांतर रेखा के दोनों ऊपर की तरफ हैं और तिर्यक रेखा के एक ही साइड। ऐसे कोण बराबर होते हैं और इन कोणों का नाम होता है संगत कोण, यानी कोण x बराबर y। इसका रीजन क्या लिखेंगे आप, संगत कोण। और अगर y की वैल्यू 125 है तो x भी कितना होगा, 125। अंडरस्टैंड। अब हमें ये z एंगल भी फाइंड करना है। देखिए z को कैसे ढूंढ के लाएंगे। जब भी दो लाइंस पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो अभी अभी मैंने आपसे कहा कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंदर वाले कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, यानी ये और ये, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा।
ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है और यहाँ ऐसे एरो आने के बाद ये 55 है और इसको जेड बना रखा है, यानी 90 प्लस जेड प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन वही रहेगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 90 प्लस 55 145 इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस के नंबर राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएंगे। 180 माइनस 145 35। यहां से जेड की वैल्यू 35 डिग्री आ गई। अंडरस्टैंड? ये क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, बना देती हूं मैं यहां पर। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD, यहां से ये परपेंडिकुलर आया है और यहां से ये परपेंडिकुलर। AE परपेंडिकुलर है DC पर। ओके, CF परपेंडिकुलर है AD पर। यदि AB की वैल्यू 16, ये वैल्यू है 16 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू 8, ये AE 8 सेंटीमीटर गिवन है, CF 10 सेंटीमीटर, C से F ये वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो AD ज्ञात कीजिए। AD हमें फाइंड करके लानी है, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई, बेस इनटू हाइट। आप कोई भी बेस लेंगे, हाइट उसी बेस की लेनी पड़ेगी, तो आप समांतर चतुर्भुज का एरिया आराम से फाइंड कर सकते हैं। देखिए, पहली बात, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये भुजा 16 सेंटीमीटर है तो CD भी कितनी हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ABCD समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। बताइए, आधार कितना? 16 और ये ऊंचाई 8 दे रखी है। 16 गुणा 8। बस अभी आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, ऐसे कैसे लिखिए। इसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका यानी आधार है AD और जब ये आधार है तब ऊंचाई क्या है? CF। AD इंटू CF यानी आधार गुणा ऊंचाई। AD तो एज इट इज रहेगा और CF की वैल्यू है 10। ये भी एरिया है, ये भी एरिया है और स्क्वायर सेंटीमीटर आप लगा सकते हैं। हमने एक ही समांतर चतुर्भुज का एरिया दो तरीकों से निकाला, क्योंकि वो एक ही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, इसलिए ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। यानी AD इंटू 10 इज इक्वल टू 16 इंटू 8। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। 16 इंटू 8 बाई 10। अब आपको यहां 2 से कैंसल नहीं करना है कि 2 5 10, 2 4 8। नो, 16 8 16 8 128 और डिवाइड में है 10। आप सिर्फ एक डिजिट के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 12.8 सेंटीमीटर। एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया 12.8। सो AD की वैल्यू 12.8 सेंटीमीटर आ जाएगी। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC in which BC is equal to 8 सेंटीमीटर, एंगल B 45 और AB माइनस AC इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज बनाने वाला यानी जो आपका रचना वाला चैप्टर है, उस चैप्टर में से क्वेश्चन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आसान। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको BC 8 सेंटीमीटर लेनी है। BC 8 सेंटीमीटर, एंगल B 45 बनाना है। तो 45 बनाने के लिए आपको 90 का हाफ करना पड़ेगा। पहले आप 90 का एंगल बनाएंगे। 90 का एंगल ऐसे, और 90 का हाफ कैसे होता है? एक बार यहां कंपास रखा और एक बार यहां, ये आर्क
ऐसे, और ये एंगल बनेगा 45 का। अब हमें ए बी माइनस ए सी 3.5 दे रखा है। आप क्या करेंगे, बी पर कंपास रखिए, 3.5 सेंटीमीटर की आर्क लगेगी बी पॉइंट से यहां, इसे हम डी नाम देंगे, 3.5 सेंटीमीटर। इस डी को सी से मिला दीजिए और इस डी सी का लंब समद्विभाजक यानी इस डी सी का आपको हाफ करना है। किसी भी लाइन का हाफ कैसे किया जाता है, यहां कंपास रखा, आधे से ज्यादा खोलकर आप ऐसे 2 आर्क लगाते हैं, फिर यहां रखा, फिर ऐसे 2 आर्क लगेंगी, और अगर आप इन्हें मिला देंगे तो ये इस लाइन का लंब समद्विभाजक बन जाता है। ये लंब समद्विभाजक आपको इस सीडी का करना है, यानी यहां कंपास रख के 2 आर्क लगाएंगे, फिर यहां कंपास रख के 2 आर्क लगेंगी, और जब आप उन्हें मिलाएंगे तो देखिए क्या होगा, इसका समद्विभाजक। इसे आप ये जो BC है, ये लाइन आपकी थोड़ी सी बड़ी आएगी, 8 सेंटीमीटर है ना, और जब आप इसे इससे मिलाएंगे तो ये लाइन ऐसे आएगी, और जब आप इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो वो ऐसे जाएगा, ऐसे। हम इसे आगे तक बढ़ा देंगे, ये आपके पास एक पॉइंट आएगा जिसको यहां मिलाने से हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ जाएगी। इस पॉइंट का नाम हम लिखेंगे ए। अंडरस्टैंड? देखिए ऐसे, इस लाइन को आपने आगे बढ़ाया, इस लाइन का लंब समद्विभाजक खींचा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसका नाम हम ए लिखेंगे, और ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज है। इसकी रचना आपको खुद लिखनी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, बी बिंदु पर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए बी एक्स रेखा खींची, बी से बी डी बराबर 3.5 सेंटीमीटर की चाप लगाई, CD को मिलाया, CD का लंब समद्विभाजक खींचा जो BX को A बिंदु पर काटता है, A को C से मिलाया। सो त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज है। अंडरस्टैंड? इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, रचना है, वो आपको खुद लिखनी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में sides of a triangle are in the ratio 3:5:7 and perimeter 300, find its area। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता है, अनुपात वाला सवाल। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात दे रखा है, और जब भी अनुपात दे रखा हो तो आपको त्रिभुज की भुजाएं माननी होती हैं। माना त्रिभुज की भुजाएं इज इक्वल टू 3x 5x 7x। x आप अपनी तरफ से लिखेंगे। अब हमें उसका परिमाप यानी पेरीमीटर 300 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आप परिमाप लिख दीजिए। परिमाप इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का जोड़, और भुजाएं क्या हैं? 3x 5x 7x इज इक्वल टू 300। अब आप इन्हें ऐड कीजिए, 15x बराबर 300। गुणा वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, और जब आप 300 को 15 से भाग करेंगे, 15 दूनी 30, 20। x की वैल्यू क्या आ गई? 20, और ये 20 यहां पुट किया जाएगा। अतः भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं क्या बन जाएंगी? त्रिभुज की भुजाएं बनेंगी 3 × 20, 5 × 20 और 7 × 20। मल्टीप्लाई कीजिए, 20 दिए 60, 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140। क्योंकि ये त्रिभुज की भुजाएं हैं इसलिए आप यहां पर साथ साथ सेंटीमीटर भी लिखेंगे। ओके, अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ढूंढना है।
और त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हीरोन्स फॉर्मूला लगता है। हीरोन्स फॉर्मूले का क्या रूल होता है? S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इन सभी टर्म्स का अंडर रूट। ये रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। भुजाएं हमें चाहिए, इसलिए मैंने इन्हें नहीं डिलीट किया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट। और एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। पूरा परिमाप 300, तो आधा परिमाप कितना हो गया? 150। अब इस 150 में से आपको ये सभी टर्म्स माइनस करनी है। 150 माइनस 60, 150 माइनस 100 और 150 माइनस 140 अंडर रूट एज इट इज। ये पहला 150 तो यूं का यूं लिख देना। 150 में से आप 60 को माइनस करेंगे तो 90 आएगा, 100 माइनस होगा तो 50 आएगा, और 140 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। ओके, अब देखिए बड़े ही आराम से हम यहां फैक्टर बनाएंगे। 150 को लिखा जा सकता है 15 गुणा 10, और 15 को भी आप आगे क्या लिख सकते हैं? 5 दिए 15। लेकिन अभी पहले आप सिर्फ 10 को अलग निकाल लीजिए। 90 को लिख सकते हैं 9 गुणा 10, 50 को लिख सकते हैं 5 गुणा 10, और ये वाला 10 ऐसे का ऐसे। अब देखिए इन दोनों 10 में से एक 10 बाहर, यहां ये भी 2 10 हैं, इनका भी एक 10 बाहर आ जाएगा। बाकी जो टर्म्स बची हैं उन्हें संभालिए आप। ये 15, ये 9 और ये 5। 15 को ऐसे का ऐसे लिखिए, और 9 पंजे कितना होता है? 45, और 45 को आप क्या लिख सकते हैं? 45 को आप लिख सकते हैं 15 तिये 45, 15 3 जा 45। अब ये डबल 15 है, ये भी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। 10 इंटू 10 इंटू 15 अंडर रूट 3। ओके, मैंने ये फैक्टर इजी मेथड से करवाए हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें बिल्कुल और भी जितना लोएस्ट टर्म में आप इन्हें तोड़ना चाहें उस तरह से तोड़ सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। जैसे 10 को लिखा जा सकता है 2 पंजे 10, ऐसे ही इन्हें 2 3 5 जैसे भी टुकड़े हों, फिर जब आप उन सभी को बाहर निकालेंगे आंसर तब भी यही आएगा। 15 इंटू 10 इंटू 10 1500 अंडर रूट 3, क्योंकि आपने एरिया कैलकुलेट किया है, और एरिया की यूनिट, एरिया की इकाई क्या बनेगी? वर्ग सेंटीमीटर। ये एरिया फाइंड करना था, और इतने क्वेश्चन करने से आपको मिलेंगे पूरे 4 नंबर। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, हॉकी की एक टीम द्वारा अनेक मैचों में प्राप्त किए गए अंक ये हैं। एक हॉकी की टीम ने इतने अंक प्राप्त किए, और हमें बताना है माध्य, माध्यक और बहुलक। सबसे पहले आपको इन मैचों की संख्या गिननी है, इन्हें काउंट करना है। तो काउंट करते हैं। ये 16 मैचों की संख्याएं हैं, और जब भी आपको माध्यक ढूंढना हो तो इन संख्याओं को तरीके से लिखना होता है, और तरीका क्या होता है? बढ़ता क्रम या घटता क्रम। देखिए पहले हम इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। सबसे छोटा नंबर है 2, उसके बाद 5, देन 7 7 8 8 10, और 10 यहां पर देखिए 1 2 और 3 बार आया है। उसके बाद है 14 15 18 24 27 28 और 48। सबसे पहले आंकड़ों को, जो डाटा गिवन है, उसे बढ़ते हुए क्रम में लिखना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आपका माध्यक गलत आएगा। बाकी माध्य और बहुलक पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम ढूंढना शुरू करते हैं। अच्छा एक बात और, क्योंकि ये 16 मैच थे
आप इन सभी नंबर्स को गिन लीजिए। ये भी 16 है ताकि हमारी कोई एंट्री रह ना जाए। अंडरस्टैंड। अब हमें सबसे पहले ढूंढना है माध्य। बताइए माध्य क्या होता है? माध्य का मतलब होता है इन सभी आंकड़ों का जोड़, सभी संख्याओं का जोड़ डिवाइडेड बाय कितने मैच हुए 16। जब आप इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे तो इन सभी का सम 2 + 5 + 7 ये सभी आप ऐड कर लेना 48 डिवाइडेड बाय 16। इन सभी का सम बनेगा 241 डिवाइडेड बाय 16, 241/16। और जब आप 16 से 241 को भाग करेंगे तो 16 एकम 16, 16 पंजे 80, फिर 0, देन 6। ये आएगी माध्य की वैल्यू। माध्य क्या होता है? माध्यक के लिए आपको इनकी काउंटिंग देखनी होती है, और काउंटिंग कितने मैच हैं ये 16। तो माध्यक कैसे मिलेगा? 16 का आधा ये वाली टर्म प्लस इससे अगली टर्म 16/2 + 1 TH। इन दोनों टर्म को जोड़कर आपको 2 से भाग करना है। अब टर्म कैसे पता लगेगी? 2 × 8 = 16, 8वीं 2 × 8 = 16 और 8 में एक जोड़ा 9, यानी 8th और 9th टर्म। अब आप यहां देखिए 8th और 9th टर्म कौन सी है? ये 8th है और ये 9th। 8th और 9th टर्म आपको ऐड करनी है 10 + 10 डिवाइडेड बाय 2। 10 + 10 20, 20/2 का हाफ। इसलिए माध्यक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। अभी हमें इस क्वेश्चन में बहुलक भी ढूंढना है। बहुलक वो होता है जो बहुत बार आता है, क्योंकि आपने डाटा ऑर्डर से लिखा हुआ है तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा बार कौन आया? 10। सो बहुलक इज इक्वल टू 10। बहुलक 10। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16। ये इंग्लिश मीडियम वाली स्टेटमेंट है, मैच वाले क्वेश्चन की ही। क्वेश्चन नंबर 16, फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के फैक्टर बनाने हैं। और इसी के साथ हमने सेक्शन डी स्टार्ट कर दिया है। सेक्शन डी में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने फैक्टर फाइंड करने का है। फैक्टर कैसे फाइंड किए जाते हैं बहुत ध्यान से सुनना। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान। इस 6 की इस 6 से गुणा, 6 6 जा 36 होता है, और माइनस, यानी मुझे ऐसे नंबर लेकर आने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 36 आती हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से प्लस का 5 आता हो। अब 9 4 जा क्या होता है? 36। फैक्टर कैसे ढूंढे जाते हैं? फैक्टर ढूंढने के लिए आपको हमेशा 1 से स्टार्ट करना चाहिए। 1 × 36 36 आ जाएगा। 2 × 18 ये भी 36 होता है। 3 × 12 ये भी 36 होता है। 4 × 9 ये भी 36 होता है। अब हमें इन सभी में से वो वाले नंबर ढूंढ कर लाने हैं। वैसे तो 6 × 6 भी 36 होता है। इन सब में से वो नंबर ढूंढ के लाने हैं जहां से मुझे 5 मिले, और 5 मिलेगा यहां से। अगर 9 में से 4 को माइनस कर दिया जाए तो 5 आ जाएगा, यानी फैक्टर बन गए 9 - 4, 5 मिल गया। ओके, अब यहां क्या लिख देंगे आप? x। पहला नंबर यूं का यूं, इस 5x की जगह ये लिखना है आपको। 9x प्लस का है, 4x माइनस का, और ये आखिरी नंबर यूं का यूं। अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई तो इसका मतलब आपने आधा सवाल कर लिया। 3 एक ऐसा पहाड़ा है जो 6 और 9 दोनों को भाग करता है। यहाँ x का स्क्वायर, यहाँ x, 3x यहां से कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना। 3 दूनी 6, 2x थे, 1x बाहर आ गया, 1 बच गया। 3 तिया 9, ऐसे। इन दोनों टर्म्स में माइनस है, माइनस कॉमन। 2 दोनों को भाग करता है तो 2 भी लिख लीजिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है इसलिए यहां क्या आएगा? प्लस। और जब ये दोनों ब्रैकेट सेम होती हैं इट मीन्स आपका सवाल बिल्कुल सही है। 2x + 3 कॉमन लिख लेंगे। यहां से क्या बचा? 3x, और यहां से -2।
सवाल खत्म। बस सिर्फ इतना सा सवाल है और आपके नंबर आएंगे इस सवाल में पूरे 5। अंडरस्टैंड? इस सवाल को बहुत ध्यान से समझना और इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस की आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। चॉइस में देखिए, फैक्टराइज दिस, इस क्वेश्चन की चॉइस में ये क्वेश्चन है, हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए स्टेटमेंट है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। इसके फैक्टर बनाने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूला क्या है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये अब आपको सिर्फ एबीसी की वैल्यू पता होनी चाहिए, फैक्टर तो बिल्कुल आराम से बन जाएंगे। ये जो 27x की 3 लिखा है, मैं इसे लिख सकती हूँ 3x सारे का क्यूब। क्यों? क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। y³ और z³ ऐसे के ऐसे लिखे रहेंगे। ओके, माइनस 9xyz ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सिर्फ 27x की 3 को ऐसे लिख दिया। अब कंपैरिजन कीजिए, a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू y और c की वैल्यू z है। यहां फैक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी यानी 3x प्लस y प्लस z ऐसे। अब a का स्क्वायर करना है, जो यहां लिखा है उसी का स्क्वायर। यहां क्या लिखा है 3x, तो 3x का स्क्वायर लिख देंगे। 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर ऐसे। b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, c का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर माइनस a और b की गुणा करनी है। देखिए ध्यान से, ये a और ये b कर दीजिए गुणा। गुणा क्या आएगी 3xy माइनस bc, इन दोनों की गुणा yz माइनस ca, पहले की और आखिरी की गुणा 3xz। और इसी के साथ सवाल बिल्कुल खत्म है। 5 नंबर का सवाल है और देखिए 5 लाइन भी कंप्लीट नहीं होती। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, इनकी बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन भी पहले वाले पेपर में, पहले वाली वीडियो में आ चुका है। देखिए कैसे, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए और इसका नाम लिखिए ABC। त्रिभुज समबाहु दे रखी है, हमें बताना है कि ये सभी कोण 60 डिग्री के बनेंगे। अंडरस्टैंड? इसके में दिया है लिखना है आपको, पर में है ये एक तरह से, हमें ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले सारे सवालों में पहले लिखा जाता है दिया है, फिर सिद्ध करना है और उसके बाद प्रमाण। तो दिया है में आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। ओके, समबाहु त्रिभुज है। क्या सिद्ध करना है आपको, हमें इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री दिखाना है। 60 डिग्री का मतलब हमें बताना है कोण 1, कोण 2, कोण 3 सभी बराबर हैं और 60 डिग्री के। प्रमाण, इसका प्रमाण कैसे किया जाएगा, इसका प्रमाण बिल्कुल आसान है। उसके लिए आपको सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए कि त्रिभुज में जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सम्मुख यानी आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अगर ये एक समबाहु त्रिभुज है तो ये AB BC के बराबर है और CA के बराबर भी है, इसलिए हम इस बात का यूज करेंगे। पहले मैं लिखती हूं AB बराबर BC, AB BC के बराबर, AB BC के बराबर। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। AB के सामने कोण 3, BC के सामने 2, इसका मतलब कोण 3 कोण 2 के बराबर है। रीजन आप क्या लिखेंगे, समान भुजाओं
के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके, ए बी बी सी के बराबर, सिमिलरली ए बी ए सी के भी बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है। ओके, इसका मतलब ए बी के सामने 3 और ए सी के सामने 1, कोण 3 किसके बराबर आ गया? कोण 1 के। इसका रीजन भी सेम रहेगा, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब बताइए, कोण 1 बराबर 3 के, 3 बराबर 2 के, यानी ये तीनों कोण बराबर तो आ गए, लेकिन मुझे ये तीनों किसके बराबर लाने हैं? 60 डिग्री के। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। हम जानते हैं कि सारी बातें आप डिटेल में लिखेंगे तो आपको 5 नंबर लेने से इस सवाल में कोई भी नहीं रोक सकता। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः तो क्या होना चाहिए? आपकी इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, कोण 1, कोण 2 और कोण 3 180 डिग्री लिख सकते हैं। लेकिन 1, 3, 2 ये तो सब बराबर हैं, सब बराबर हैं तो मैं सब की जगह कोण 1 लिख सकती हूं, कोई दिक्कत नहीं। जब आप इन्हें ऐड करेंगे 3 टाइम्स एंगल 180 डिग्री। गुणा वाले नंबर दूसरी साइड जाकर भाग में चेंज हो जाते हैं। 180 को जब आप 3 से भाग करेंगे तो 60 आएगा, यानी कोण 1 की वैल्यू 60 डिग्री। अंडरस्टैंड? लेकिन 1, 2, 3 तो सभी बराबर थे, सो अतः कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 3 ये सभी के सभी कितने आ जाएंगे? 60 डिग्री। और इसी के साथ ये 5 नंबर का भी सवाल खत्म हो गया। बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है इस सवाल में। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। एक गोडाउन मेजर्स, गोडाउन होता है गोदाम, एक गोदाम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। हमें बताना है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग दिस, कि उस गोदाम में लकड़ी के कितने क्रेट रखे जा सकते हैं और एक क्रेट की डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर आप गोदाम की वॉल्यूम को गोदाम के आयतन को एक क्रेट के आयतन से भाग कर देंगे तो क्रेटों की संख्या आ जाएगी। कैसे लिखेंगे? 5 नंबर के सवाल में थोड़ा सा दिखना भी तो चाहिए कि आपने 5 नंबर का सवाल लिखा है। तो आप क्या लिखेंगे? गोदाम की भुजाएं, या आप आयतन लिख दीजिए। गोदाम का आयतन, आयतन क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 40, 25 और 15। आयतन हमेशा घन मीटर में होता है। एक क्रेट का आयतन, इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी 1.5, 1.25 और 0.5, इसकी यूनिट भी घन मीटर लगेगी। हमसे क्या पूछा गया है? क्रेटों की संख्या, कितने डिब्बे आप रख सकते हो। तो इसका क्या फॉर्मूला लगेगा? गोदाम का आयतन डिवाइडेड बाय एक क्रेट का आयतन, एक क्रेट का आयतन। अब गोदाम का आयतन है ये, यानी 40, 25 और 15। इसे आप भाग करेंगे इस नंबर से, ये लिखा है 1.5, 1.5। जब आप इसका डेसिमल हटाएंगे तो 15/10 लिखा जाएगा, और जब डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ये 10 यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही 1.25 को क्या लिखोगे? 125 डिवाइडेड बाय 100, 100 यहाँ लिख देना। और 0.5 का मतलब है 5/10, 5/10 यहाँ लिख दिया जाएगा। ओके, अब आप इसे काट लीजिए। 15 से 15 कैंसल, 25 5 जा, 5 से 5 8 जा 40 और 5 2 जा 10।
क्या ये सभी टर्म्स कैंसल हो जाएंगी? अगर ये सभी टर्म्स कैंसल हो गई हैं तो 8 टू ज़ा 16 और इंटू 100 इंटू 10, 16 00 और 10, ये क्रेटों की संख्या ये आनी चाहिए अगर आपकी सारी स्टेटमेंट्स ओके हैं तो। फिफ्टीन से 15 कैंसिल हो जाता है, 25 5 ज़ा 5 8 40, 5 2 ज़ा 10। ओके, क्रेटों की संख्या इतनी आ जाएगी। अगर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो ये सही आंसर है, हो सकता है स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक हो तो आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन सवाल जो है वो ऐसे ही करना है। ओके, नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है और हमें 3 बातें बतानी है। यानी लंब वृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन है 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर। यदि इसके आधार का व्यास, व्यास मतलब डायमीटर, अगर मेरे पास डायमीटर 28 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा 28 का हाफ 14 सेंटीमीटर। अब शंकु के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आयतन दे कितना रखा है 9856, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए यहाँ, और जो जो वैल्यूज आपके पास हैं उन वैल्यूज को पुट कर दीजिए। 1/3 पाई के बारे में कुछ नहीं कहा इसलिए 22/7, त्रिज्या 14 है, एच नहीं पता तो एच एज इट इज, और 9856 ऐसे कैसे। अब आपको यहां से किसे फाइंड करना है, एच को। एच को फाइंड करने के लिए ये सभी नंबर्स आपको यहां से भगाने पड़ेंगे, और नंबर्स कैसे भागते हैं, डिवाइड वाले मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में। यानी 9856 3 इंटू 7 ऊपर, 22 14 14 नीचे। अब इन सभी टर्म्स को हम कैंसिल करेंगे, 7 2 ज़ा 14, 22 से 9856 को आप भाग कर लीजिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। 22 से 9856 को हम डिवाइड कर लेते हैं, 22 4 ज़ा 88 होता है, 0 1 5, 5 ज़ा ले जाएंगे तो 100 100, अगेन ये 4 ज़ा पर ही जाएगा 88, 15 माइनस 8 7, 9 माइनस 8 1, अगेन 6, 8 पर चला गया। यानी 22 से आप 9856 को कैंसिल करेंगे तो ये टर्म आएगी 448। अंडरस्टैंड, 2 से और कैंसिल कर दीजिए 2 2 4, और 14 से भी कैंसिल कर दीजिए, 14 से 2 2 4 को लाइए डिवाइड करके, 14 1 ज़ा 14, 8 4 एज इट इज, 14 6 ज़ा 84। यानी 14 से ये 16 पर कैंसिल हो जाएगा, और 16 3 ज़ा 16 3 48 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई तो आ गई 48 सेंटीमीटर। अब हमें ढूंढना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई, अगर ये शंकु है तो इसे हाइट कहते हैं, इसे रेडियस, और ये एल स्लांट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई। एल का फॉर्मूला होता है h² + r² का अंडर रूट। पाइथागोरस थ्योरम लगती है यहाँ, 90 के सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होती है। h की वैल्यू अभी आप कैलकुलेट करके आए हैं 48, रेडियस, रेडियस कितनी है ये 28 का हाफ
14, 14 का स्क्वायर 48 इंटू 48 मल्टीप्लाई करेंगे 2304 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। जब आप इन्हें ऐड करेंगे इनका ऐड आएगा 2500 अंडर रूट और 2500 का अंडर रूट बनेगा यहां से 5 और ये 0, यानी स्लांट हाइट की वैल्यू आ गई 50 सेंटीमीटर। ये आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। अंडरस्टैंड। अब हमें ढूंढना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का रूल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का रूल होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14 है, एल अभी आप ढूंढ के लाए हैं 50, 7 2 जा 14, 22 2 जा 44 इंटू 50, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2200। क्योंकि आपने एरिया कैलकुलेट किया है इसलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन जाएगा 2200 वर्ग सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड। तो ये भी 5 नंबर का सवाल है और बिल्कुल सीधा ही सवाल है। फॉर्मूले अगर आपको याद है तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें मिले दो चित आए 105 बार, एक चित आया 275 बार और कोई भी चित नहीं आया 120 बार। इनमें से प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता बतानी है। ध्यान से सुनिए हमें क्या करना है इस सवाल में। कुल सिक्के, सबसे पहले आप लिखेंगे कुल सिक्के। कुल सिक्के कितने हैं 2 और कुल अभिप्रयोग, अभिप्रयोग का मतलब कितनी बार उछाला गया 500 बार। हमें प्रायिकता बतानी है इन सभी की। दो चित, दो चित आने की प्रायिकता बिल्कुल आसान सी बात है। दो चित कितनी बार आया 105 बार, यानी अभिप्रयोग तो टोटल तो 500 है, 500 आपको हर में लिखना है, बटे में लिखना है और दो चित जितनी बार आए उसे आप न्यूमरेटर में लिखेंगे, यानी 105/500। 5 से इसे आप कैंसिल कर लीजिए तो ये वैल्यू आ गई 21/100। सिमिलरली जब आप एक चित आने की प्रायिकता ढूंढेंगे तो प्रायिकता का फॉर्मूला यानी फेवरेबल केसेस अंश में लिखे जाते हैं और टोटल केसेस हर में, यानी एक चित आने की संख्या डिवाइडेड बाय कुल अभिप्रयोग। कुल अभिप्रयोग, ये फॉर्मूला आप यहां भी यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि दो चित आने की प्रायिकता डिवाइडेड बाय कुल अभिप्रयोग। एक चित कितनी बार आया 275 बार और कुल अभिप्रयोग 500। कैंसिल कर दीजिए 25 के टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा। 11/20 ये आ गई एक चित यानी 1 हेड के आने की प्रायिकता। और कोई भी चित नहीं, इसकी प्रायिकता के लिए P, कोई चित नहीं, इसके लिए आप क्या लिखेंगे कोई भी चित नहीं आने की संख्या, कोई चित नहीं आने की संख्या, इसे आप भाग कर देंगे कुल अभिप्रयोग से। कुल अभिप्रयोग 5 नंबर के सवाल में आपको जरूर सारे फॉर्मूले लिखने चाहिए। ये है 120, कोई चित नहीं आया 120 बार और कुल अभिप्रयोग 500। 0 से 0 कैंसिल, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 6/25 which is required answer. ओके।
यही क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट इंग्लिश में है, 2 हेड्स 1 हेड नो हेड। ये सारी प्रोबेबिलिटीज हम कैलकुलेट कर चुके हैं और अच्छी बात यह है कि आपने ये सारा पेपर कंप्लीट कर लिया है एक ही वीडियो में। ये बहुत अच्छी बात होती है कि जब आप इतनी देर कंटिन्यूस मैथ्स को पढ़ सकते हैं, पढ़ पाते हैं, पढ़ा पाते हैं, तो बहुत अच्छी बात होती है। अब मैं बस सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप 9th क्लास के एग्ज़ाम देने वाले हैं और इन एग्ज़ाम्स में आपके बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे को 9th क्लास के क्वेश्चंस आते होंगे, 9th क्लास का सिलेबस आता होगा, वही बच्चा आगे चलकर 10th क्लास में अच्छे नंबर ले सकता है। 9th क्लास में आपकी जो भी कमियां रह गई उन्हें जल्दी से जल्दी दूर कीजिए और 10th क्लास में फिर एक नए जोश के साथ हम शुरुआत करेंगे 10th क्लास की पढ़ाई की, ताकि 10th क्लास में आपके बहुत अच्छे नंबर आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर।